नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो या फिर आप देखेंगे कि बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान या फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं आसाम, लेकिन वहाँ पर जिस अंदाज में अक़लियतों के हुकूक यानी पामाल किए जा रहे हैं, दस्तूर को पामाल किया जा रहा है, कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। और सब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह वहाँ कानून से खिलवाड़ हो रहा है, हुकूक इंसानी पामाल किए जा रहे हैं। तो बहरहाल बताने का मतलब यह है कि बुलडोज़र से जिस अंदाज में बुलडोज़र से कार्रवाइयाँ की जा रही है, ख़ासतौर पर बुलडोज़र जस्टिस के नाम पर फौरी तौर पर किसी भी मुलजिम को या मुलजिम बनाकर उसके मकान को मुनज़्ज़म कर दिया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ताज्जुब की बुनियाद पर और मजहब की बुनियाद पर किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में देखें या फिर आप बीजेपी की ज़ेर इख्तियार मध्य प्रदेश में देखें या राजस्थान में देखें, वहाँ पर आपको यही दिखाई देगा कि अक्सर 90% मुसलमानों के मकानात सिर्फ इस बुनियाद पर मुनज़्ज़म कर दिए जाते हैं क्योंकि वो झूठे तौर पर या गलत तौर पर फंसा दिए जाते हैं, उन्हें मुलजिम करार दिया जाता है और अदालतों के राहत मिलने से पहले ही उनके घर ज़मीन के बराबर कर दिए जाते हैं। ये मजहब की बुनियाद पर किया जाता है, इसमें कोई राय नहीं है और अदालतों ने ये बात कही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बुलडोज़र जस्टिस पूरी तरह गैर दस्तूरी है, और ये बात कही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कई एक जो हिदायत है वो जारी की है, उसके बावजूद बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों में उनसे खिलवाड़ किया जाता है, यानी उन्हें नहीं माना जाता है, उनका इस्तेहसाल किया जाता है और कानून को ऐसा लगता है कि बीजेपी रियासतों में सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत है, ना ही हाई कोर्ट के फैसलों की कोई इज्जत है, बल्कि आप देखेंगे कि बुलडोजर के जरिए इंसाफ कर दिया जाता है। सूरत गुजरात में आप अंदाजा कीजिए कि 102 एकड़ अराजी, और वो भी कदीम यानी 800 साल 600 साल 800 साल पुरानी दरगाहों के तहत जो मौकूफा अराजियात थी, उस पर यह कहकर उस वहाँ बुलडोजर चला दिए गए कि ये नाजायज़ कब्जे किए गए हैं। ये नाजायज़ कब्जे नहीं किए गए हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से तासुब का निशाना बनाया गया है, उसी तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। तो बहरहाल अब हाईकोर्ट की जो ये हिदायत आई है, ताज़ा तरीन हिदायत, उसी तरह इसका क्या अंजाम होगा, जिस तरह पहले जो हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत जो आई थी उसका अंजाम हुआ था। और आप अंदाजा कीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा ने वाज़ेह तौर पर इसे गैर दस्तूरी कहा है, तो क्या इस मर्तबा भी सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें मजाक उड़ाएंगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये रिमार्क है, जो फैसला है, योगी आदित्यनाथ हुकूमत और बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों की हुकूमत के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा है। हुकूमत के चेहरों पर मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि बीजेपी कायदीन के चेहरों पर जोरदार तमाचा है। तो सज्जा साहब, आप ये बताइए कि क्या कानून की जो हुक्मरानी का हमारे मुल्क में तस्वुर पाया जाता था, बीजेपी ने उसे ख़त्म करके रख दिया है? यकीनन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये बात साबित हो जाती है कि बीजेपी ने कानून को हाथ में लेना, ख़ास तौर पे जिन जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया गया था, और जो है जुल्म व इस्तिबदाद की दास्तानें वहाँ पे जो है दर्ज की जा रही थी। यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार के अफसरशाही कानून को हाथ में नहीं ले सकती। किसी भी शख्स के, चाहे वो मुजरिम है क्यों ना हो, घर को गिराया नहीं जा सकता। अगर आप किसी शख्स के घर को मुनहदम कर रहे हैं तो आप जो है इंसानी हुकूक़ की पामाली के जो है मुर्तकिब हो रहे हैं। इंसान की बुनियादी हुकूक़ में घर की हिफाजत भी शामिल है, और हमारा मुल्क का आइन घरों की हिफाजत की ज़मानत देता है इस मुल्क के हर शहरी को, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना ठहराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पे कह दिया है कि वहाँ पे जो है इंसानी हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, आइनी हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। जहाँ पे के जो है घर गिराए जा रहे हैं, जहाँ मदरसे गिराए जा रहे हैं, जहाँ मस्जिदें गिराई जा रही हैं, जहाँ दरगाहें गिराए जा रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो आसाम हो बीजेपी की रियासत, चाहे वो मध्य प्रदेश हो बीजेपी की रियासत,
चाहे वो गुजरात हो बीजेपी की रियासत, जैसा कि अभी आपने हवाला दिया, चाहे वो यूपी हो बीजेपी की रियासत, चाहे वो उत्तराखंड हो जो बीजेपी की रियासत है, हर रियासत में लोगों के घर गिराए गए महज इस बहाने से कि जुलूस जा रहा था, दशहरा का जुलूस, रामनवमी का जुलूस, गणेश का जुलूस, कोई भी जुलूस जाता है, कहा जाता है कि वहाँ से पत्थर आए थे, फिर शरंगेज़ी की जाती है, फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन है बुलडोज़र पहुँच जाते हैं, बलदी हुकाम कहते हैं कि हमने 15 दिन पहले इस घर पे जो है लेटर लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जो कह रहे हो कि 15 दिन पहले ही हमने इनको नोटिस दिया था, ये भी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब आप एक बाज़ाब्ता जो है एक पोर्टल, एक ऐप जारी करें जिसमें कि किसी भी घर को अगर आप नाजायज़ करार देते हैं तो उसकी जो है लिस्टिंग आपको वहाँ करनी है, नोटिस देना है और उस घर वाले को 15 दिन का मौका देना है कि वो अपने घर को जायज़ करार देने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। शोकाज नोटिस। तो बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं और सबसे अजीब बात रियाज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने नोट किया है, हमने देखा है कि मज़हब की बुनियाद पे, ज़ात पात की बुनियाद पे लोगों को निशाना बनाया गया है और उनके घर गिराए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मज़हब की बुनियाद पे या ज़ात पात की बुनियाद पे निशाना बनाना हिंदुस्तान की जो आइन की जो दफ़ात हैं उसके तहत, ताज़ीरात हिंद के तहत जो है एक संगीन जुर्म है और इसके लिए रियासतें ज़िम्मेदार होंगी, रियासत की अफसर शाही ज़िम्मेदार होगी और अफसरों को जो है जो रियासत के तहत मातहत अफसर होते हैं उनको इस तरह की मनमानी करने की, इस तरह की तानाशाही करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरे इंडिया के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। यकीनन आपने सवाल उठाया है कि क्या इस गाइडलाइन पे अमल होगा, तो बहरहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है। देखिए, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मुख्तलिफ़ रियासतों से दरख्वास्तें गई थी सुप्रीम कोर्ट में और जो है जस्टिस चंद्रचूड़ जो साबिका जो है सरबराह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी जो है सरबराही में एक बेंच ने इस सिलसिले में पहले ही एक फ़ैसला दिया था कि किसी के भी घर को चाहे वो मुजरिम ही साबित ना हो जाए गिराया नहीं जा सकता और कहा था कि हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे और ये गाइडलाइन सिर्फ एक रियासत के लिए नहीं होगी, ये गाइडलाइन पूरे इंडिया के लिए होगी और उसके बाद हम अपने हाथों में फैसला सुनाएंगे। तो बहरहाल आज एक तारीख साज फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अब ये रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एहतराम करें और बिलावजा घरों को गिराने की इंसानियत सोच हरकतों से बाज आए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक आप अंदाज़ा कीजिए बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में जिस अंदाज में मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब कोई CAA के खिलाफ एहतजाज करता है, एक लड़की तालिबा JNU की तालिबा है और उसने CAA के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया तो उसके वालिद के नाम पर जो घर था उसे मुनज़्ज़म कर दिया गया। तो ये जो दुश्मनी है, ऐसे ये घर गिरा रहे हैं जैसे इनके बाप की जागीर है या इनके माता के जहेज़ में ये घर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जहेज़ का तो मैं बहुत ज़्यादा मुखालिफ हूँ, लेकिन इस तरह के जो अनासिर हैं यानी कम्युनल डॉग्स हैं उनके खिलाफ में इस तरह के अगर अल्फाज को इस्तेमाल करता है तो समझिए कि हिंदुस्तान में किस तरह की बरहमी पाई जाती है। इसलिए कि कानून की आप हुक्मरानी को कबूल नहीं करते, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, इंसानी जो हुकूक हैं उसे पामाल करते हैं और फिर कहते हैं कि हम इंसाफ करते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, बरहमी का इज़हार किया और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के दौरान आप देखेंगे कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है और ये एक बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों में हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन ने कहा कि ये पूरी तरह गैर दस्तूरी है। अगर लोगों के घरों को सिर्फ इसलिए मुनहदिम किया जाता है कि वो मुल्जिम है, यहाँ तक के खाती हैं, तो फिर ये दस्तूर की संगीन खिलाफ वर्जी है। अब आप अंदाजा कीजिए आसाम में क्या हो रहा है। आसाम में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है और अगर मुस्लिम नाम की अगर कोई इलाका है या म्यूजियम भी है, मियाँ भाई म्यूजियम या मुस्लिम म्यूजियम, उसे तोड़ दिया जा रहा है। तो ये क्या इनके बाप की जागीर है जो ये जब चाहे मुसलमानों के मदारिस पर हमले कर दें, जब चाहे मुसलमानों को मदारिस को कानून के नाम पर शहीद कर दें या मसाजिद को निशाना बनाएं? उत्तराखंड में क्या हो रहा है आप देखिए, उत्तराखंड में भी मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये खुली
खुली बात है, खुली किताब की तरह है, और अदलिया ने भी ये कह दिया है। लेकिन क्या अदलिया इनको रोक पाएगी? ये सबसे अहम सवाल है। और एक अहम बात यह है कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है कि ख्वातीन और बच्चे रातों घरों के बाहर पड़े रहें। अब अंदाजा कीजिए कि मुसलमानों के मकानात को निशाना बनाकर उन मकानात को जो मकीन है उन्हें बाहर कर दिया जाता है। हद तो यह है कि कुरान मजीद की तौहीन की जा रही है, और यहाँ तक कि बच्चों के जो स्कूली किताब होते हैं या बुक्स होते हैं उसे भी जमीन तले दबाया जा रहा है। तो कितनी शर्म की बात है। ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में किया जा रहा है और अलग बात है, और किसी और को निशाना बनाया जा रहा है तो वो दलित हैं। तो दलित 10% है, लेकिन 90% जो जायदादें हैं वो मुसलमानों की जायदादों को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की हुकूमत है, आप अंदाजा कीजिए किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक मजहबी जुलूस जाता है और उस पर संगवारी का इल्जाम आयद करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके मकानात को मुनहदिम कर दिया जाता है। तो अब अंदाजा कीजिए एक शख्स है जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों बाजू नहीं है, तो क्या बीजेपी के जो कायदीन है, बीजेपी की जो हुकूमत है, वो जवाब दे सकती है कि क्या वो संगवारी कर सकता है? तो बहरहाल उस माजूर के घर को भी, दुकान को भी मुनहदिम कर दिया गया, और फिर बाद में कहा गया कि तुम अदालत से रुजू ना होना, क्योंकि इसके खिलाफ अगर तुम अदालत से रुजू होंगे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप अंदाजा कीजिए क्या ये इंसाफ है? इंसाफ नहीं बल्कि मुस्लिम दुश्मनी है। और एक बात आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां पर भी आप देखिए 3 फैसले आए। मदरसा बोर्ड के बारे में फैसला आया है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला दिया उनकी क़यादत में, वहां पर भी झोल पाया जाता है। अगर कि मदरसा एक्ट को कायम रखा गया है, लेकिन जो आलिम फाजिल की डिग्रियां होती है उसे तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि ये यूजीसी के यानी दायरे इख्तियार में है। अब अंदाजा कीजिए फिर उसका मामला भी उसमें कठिनाई में पड़ गया है। फिर अब आप दूसरे जो फैसले आए हैं उसी तरह के फैसले आए हैं, यानी मुबहम फैसले आए हैं। और अब ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी आपको बता दूं कि बहुत झोल है। और झोल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि उसकी इन रहनुमायाना हिदायत का इतलाक सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा मकानात पर नहीं होगा, और किसी अदालत की जानिब से हुक्म दिए जाने पर भी नहीं होगा। तो अब अंदाजा लगाइए कि मेरा घर है, मुझे पता है कि मैंने ये खरीदा है, और हुकूमत चाहे तो बहाना बना करके वो उस घर को मुनहदिम कर सकती है। अब राजस्थान में एक वाक़या पेश आता है कि एसएससी का तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म को, जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखता है, चाकू मारता है, और वो किराएदार है, और हुकूमत राजस्थान फौरन आती है और वहां उस बच्चा जो घर किराए में से रहता है उस घर को मुनहदिम करती है, और फिर कहती है नहीं ये घर सरकारी अराज़ी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया। तो अतराफ के जो घर हैं क्या वो कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं? ये भी सवाल पैदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ तासुब और जानिबदारी की बिना पर मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अदालत ने ये जो हिदायत जारी की है, क्या सूरत में 102 एकड़ अराज़ी तकरीबन 600 साल कदीम दरगाहों और कब्रस्तानों के तहत थी, उसे ये कहते हुए वहां पर मुनहदिम कर दिए गए मुसलमानों के मकानात, झोपड़ियां, दुकानात कि वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए। तो क्या वो जायदाद मौकूफ़ अराज़ी नहीं थी? और हद तो ये है कि वहां की जो साबिक़ा रियासत थी उसके तहत ये जायदादें औक़ाफ़ी करार दी गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें तोड़ा गया। जी बिल्कुल, देखिए ये देखिए यही सबसे बड़ा मसला है कि फ़ैसले वाज़ेह होने चाहिए, और जो है फ़ैसलों में कुछ गुंजाइशें नहीं रखी जाती हैं। यहाँ गुंजाइश है सजा साहब। देखिए फ़ैसलों में जब गुंजाइशें रखी जाती हैं तो फिर हुकूमतों को, रियासती सरकारों को जवाब मिल जाता है कि उनको बहाना मिल जाता है। देखिए जो जिस तरीके से टारगेट बनाए जा रहे हैं, घरों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये खुलेआम जो है एक मजहब दुश्मनी या फिर ज़ात दुश्मनी या फिर जो है तासुब की बुनियाद पे ये काम हो रहे हैं। जी। इन कामों का कोई ये लेना देना नहीं है कि हमने गैर मजाज तामीरात को ख़त्म करना है या गैर मजाज जो है तामीरात को बाकायदा बनाना है। कोई हुकूमत की तरफ से भलाई का काम नहीं हो रहा है, हुकूमत कोई फलाही काम नहीं कर रही है। हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की बुनियाद पे एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रही है। ये ख़ास तौर से बीजेपी हुकूमतों के रियासतों में हो रहा है। देखिए अब योगी आदित्यनाथ जब भी इलेक्शन में आते हैं तो जो है बड़ी ही कबासत से
जी हाँ जी बिल्कुल, इंतहाई जो है इंतहाई खबीस अंदाज में, कबासत से जो है, बड़ी कबासत भरी मुस्कुराहट से वो कहते हैं कि हम बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आप हमें वोट दीजिए, यहाँ भी हम बुलडोज़र लेके आएंगे। वो झारखंड में कह रहे हैं कि यहाँ भी हम बुलडोज़र लेके आएंगे। वो जो है जहाँ जहाँ जिन जिन रियासतों में बीजेपी जा रही है वो कह रही है कि आप हमें वोट दीजिए, हम बुलडोज़र लेके आएंगे। क्या बुलडोज़र की बुनियाद पे या मज़हब की बुनियाद पे या नफ़रत की बुनियाद पे या जो है आप किस बुनियाद पे जो है अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं और किस बुनियाद पे इस मुल्क के आम शहरियों को आप हरासा करना चाहते हैं? जी जी, इस मुल्क का हर शख्स चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इस मुल्क का बराबर का शहरी है, बराबर का हिस्सेदार है, तमाम हुकूक में उसका बराबर का हिस्सा है। उसके बावजूद आप इक़्तिदार में आके नफ़रत पैदा करने का काम करते हैं, मज़हब की जो है बुनियाद पे आप नफ़रत पैदा करना चाहते हैं और जो है आप ख़ास तौर पे कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो यकीनन ये काबिल मसम्मत है, इंसानियत सोज है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हुकूक इंसानियत के बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। और इस सिलसिले में अगर बीजेपी अब अपने आप को करेक्ट नहीं करती है तो फिर आने वाले दिन इस मुल्क के लिए बहुत बुरे साबित होंगे। और सच्चा साहब, आपने जैसा कि योगी आदित्यनाथ की बात की है, तो अमरावती में खिताब के दौरान वो रज़ाकारों की बात कर रहे हैं, रज़ाकारों के मज़ालिम की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि रज़ाकारों के भेष में जिस तरह के दरिंदों ने, फ़िरका परस्त दरिंदों ने दलितों पर जुल्म ढाए थे, हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे, और उसका सारा मलबा जो है वो रज़ाकारों पर डाल दिया गया। रज़ाकारों पर आप अगर ब्लेम करते हैं तो फिर पिछले 10 वर्षों के दौरान हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह की तबाही व बर्बादी मचाई गई है, क्या जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी और बीजेपी कायदीन ने इश्तियालंगेजियां की है और धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की बातें की गई है, धमकियां दी गई है, मुस्लिम खवातीन को उठाने की बातें की गई है, तो क्या इससे हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी नहीं हुई है? यह सोचने वाली बात है। और याद रखिए, हिंदुस्तान को वही लोग नुकसान पहुंचाते हैं जो हिंदुस्तान के गद्दार होते हैं और अंग्रेजों के तलवे चाटू हुआ करते थे, उनकी औलाद होती है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि अंग्रेजों के से किसने माफी मांगी थी, किसने माज़िरत खाई थी की थी, किसने अंग्रेजों की मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ मुखबेरी की थी और किसने अंग्रेजों के तलवे चाटते हुए बार बार उनसे माज़िरत खाई की थी। जबकि आप देखेंगे कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने बड़े यानी फख्र के साथ हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बताया कि तुम हमारे मुल्क पर काबिज हो और हम तुमसे मुकाबला करेंगे। लेकिन जो फिरका परस्त दरिंदे हैं, उनके आबा व अजदाद है और उनके जो बड़े हैं, उन्होंने बार बार एक तलवे चाटते हुए अंग्रेजों के उनसे माज़िरत खाई की थी। तो आप बताइए कि मुल्क दुश्मन कौन है और मुल्क का गद्दार कौन है, यह फैसला करना आपका काम है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, आप देखेंगे कि बीजेपी हो या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो, उनकी जो तकारीर होती हैं वो किस तरह की होती हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक आप अंदाजा कीजिए कि फिरका परस्ती का सवाल है, फिरका परस्ती हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मैं समझता हूं, और उस चैलेंज को बहुत ही मोहताज अंदाज में ख़त्म करना चाहिए। बहरहाल हम एक और ख़बर के लिए तो हुकूमत तेलंगाना की बात करते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने 2025 यानी जनवरी 2025 से नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। और आपको बता दूं कि इससे जो पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल कदीम गाड़ियां हैं, वो उसके बदले आपको, अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसको आपको खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक व्हीकल्स का सवाल है, गाड़ियों का सवाल है, 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं, तेलंगाना में 80 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और जिसमें 18 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। तो बहरहाल ये स्क्रैपिंग यार्ड जो कायम करने के मकामात की निशानदेही भी कर ली गई है, जिसमें शमशाबाद है, उसके बाद अब नंदीगामा है और तोपरान, वहाँ पर स्क्रैपिंग प्लांट्स कायम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और जो गाड़ी मालिकीन अपनी पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैपिंग के हवाले कर देंगे तो पहले उनके लिए एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होगा। उसके बाद वो किसी भी मरकज़ पर जाकर अपनी गाड़ियाँ स्क्रैपिंग सेंटर या स्क्रैपिंग प्लांट के हवाले कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके तहत जब वो नई गाड़ी खरीदेंगे तो उन्हें खुसूसी डिस्काउंट दिया जाने वाला है। लेकिन सज्जा साहब, आप देखेंगे कि पहले ही हमारे मुल्क में गुर्बत है। आप सिर्फ ये इसके लिए कि हम यानी जो आलूदगी बढ़ रही है उस पर काबू पाने के लिए इस तरह के इक़दाम करेंगे, तो क्या एक गरीब तबके पर, एक मुतवस्सित तबके पर इसका असर नहीं पड़ेगा?
बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं कि 15 साल की गाड़ी हो गई है तो अब आप इसको स्क्रैप में डाल दो। जी तो यकीनन जो है अब ऐसे लोगों के लिए आपको मराद देनी चाहिए। जी हाँ, ये बात सबसे अहम बात ये है, बिल्कुल देखिए आलूदगी का मसला है पूरे इंडिया में। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आलूदगी की फ़ज़ा जो है संगीन से संगीन होती जा रही है। लाहौर को दुनिया के जो है आलूदा तरीन शहरों में शुमार किए जाने वाला है। सिर्फ लाहौर या जो है दिल्ली दिल्ली नहीं। की बात नहीं है, बल्कि दीगर मुल्कों में भी जो है आलूदगी अपनी जो है शक्ल संगीन बनाती जा रही है। बारिशें बेमौसम में बारिशों की जो है लोग सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, और फिर जो है हम देख रहे हैं कि रेगिस्तानों में बर्फ़बारी हो रही है। जी हाँ, तो ये जो मौसम की जो मतलब है कि आलम हिद्दत की बढ़ने की वजह से ये मौसम बदल रहे हैं, इससे कहा जा रहा है कि इंसानियत की को ख़तरा है। इससे यानी बका को खतरा हो गया। इंसानियत की बका को ख़तरा है। जी जी तो इस ख़तरे के तहत पूरी दुनिया में आलूदगी के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ा कदम ये है कि डीज़ल की गाड़ियों को ख़त्म किया जा रहा है, पेट्रोल की गाड़ियों को ख़त्म किया जा रहा है, और उसकी जगह जो है बिजली की गाड़ियों की सप्लाई जो है बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो है सप्लाई बढ़ा दी गई है, ये अपनी जगह है। लेकिन पुरानी गाड़ियों, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसे जो है मुल्क में जहाँ बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है, यहाँ मुतवस्सित लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है, यहाँ पे देखिए यहाँ अगर इस तरह के फ़ैसले अचानक लागू किए जाते हैं तो ये जो है आम आदमी पे एक बहुत बड़ा बोझ साबित होंगे। तो यकीनन आप जो है फ़ैसले कीजिए, आप जो है मराद, आप जो है स्क्रैप में लाइए पुरानी गाड़ियों को, लेकिन उसके बदले में जिसकी पुरानी गाड़ी है उसको इतनी मराद तो दें कि उसको जो है अपनी इस गाड़ी को स्क्रैप में डालने में कोई माली बोझ का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल आपने सही किया। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है, अगर हुकूमत चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, अगर इस तरह की पॉलिसी पर अमल करती है तो उसे चाहिए कि अगर मेरी गाड़ी अब मैं स्क्रैप करना चाहता हूँ तो मुझे 60% नई गाड़ी जब मैं खरीदूँगा तो मुझे 60% कीमत हुकूमत की जानिब से अदा करनी चाहिए और 40% मैं अदा करूँगा। अगर इस तरह की बात होती है या 50-50% भी होता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आप 50% भी नहीं देंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि आलूदगी बढ़ रही है और जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें स्क्रैप के हवाले कर दिया जाए, तो ये होने वाली बात नहीं है। आपको चाहिए कि इसकी जो खुसूसी डिस्काउंट की बात की गई है, खुसूसी डिस्काउंट नहीं बल्कि 50% डिस्काउंट है, ये जो भी है राउंड फिगर आपको जाहिर कर देना चाहिए, तब कहीं जाकर ये पॉलिसी कामयाब हो सकती है। अगर मेरी 4 पहियों की गाड़ी है और मैं उसे स्क्रैप के हवाले करना चाहूंगा तो मैं लाजिम है कि नई गाड़ी लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 50% कीमत हुकूमत की जानिब से मिलनी चाहिए, तब कहीं जाकर इस तरह की यानी जो पॉलिसीज है वो कामयाब हो सकती है। वरना इस तरह की पॉलिसियां लाकर सिर्फ तशहीर बटोरना मैं समझता हूं कि फजूल की बात है। चाहे वो मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमतें हों, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या आम आदमी का क्या फायदा है। आम आदमी का कुछ फायदा नहीं है, हुकूमत का फायदा है। तो आप देखेंगे कि किस तरह के वाकयात पेश आ सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें, डॉक्टर का जहां तक पेशा होता है एक नोबल प्रोफेशन इसे तस्वुर किया जाता है, एक बहुत ही मुकद्दस पेशा होता है ये। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालिया अरसे के दौरान डॉक्टरों पर भी हमले किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान डॉक्टर को, यूनानी डॉक्टर को इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था। उसका नाम पूछा गया, नाम पूछने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया। उसी तरह अब चेन्नई से खबर आ रही है, वहां के एक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज कैंसर जो हैं उन पर एक मरीजा के बेटे ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 मरतबा चाकू से वार किया। उनके कान को, उनके सर को जख्मी कर दिया, उनके पेट को जख्मी कर दिया, उनके बाजुओं को जख्मी कर दिया, उनके सीने पर भी चाकू मारी। लेकिन अब वो बेचारे आईसीयू में हैं वो डॉक्टर, और फिल वक्त उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स भी निशाना बनते जा रहे हैं। और जहाँ तक इस वाक़े का सवाल है, कहा यह जा रहा है कि चेन्नई में पेश आने वाले इस वाक़े में जो मरीज़ा है, कैंसर की मरीज़ा, वो इस डॉक्टर के ज़ेर इलाज है। और उस नौजवान को शक हो गया था कि ये डॉक्टर उनकी माँ को गलत अद्वियात तजवीज़ कर रहा है। तो बहरहाल वो बरहम होता है, माँ है, लेकिन बरहमी में इस तरह ये नहीं करना चाहिए कि किसी के बाप को हलाक कर दिया जाए। तो आप देखेंगे सज्जा साहब, इस तरह के वाक़यात भी बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ वाक़यात है। जी बिल्कुल, देखिए एक जानिब देखिए मज़हब की बुनियाद पे डॉक्टर को शहीद किया गया, दूसरी जानिब जो है डॉक्टर को महज इसलिए जो है मारा गया कि उस पर शक था कि उसने जो है गलत दवाएं तजवीज़ की हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, आज हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में डॉक्टर जो है सरापा एहतजाज हैं
और उन्होंने कहा है, हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए इक़दाम किए जाएँ और रहनुमायाना उसूल जो है तय किए जाएँ और डॉक्टरों की हिफाजत के लिए अस्पतालों में भी इक़दाम किए जाएँ, डॉक्टरों का मुतालबा है। तो बहरहाल जो है यकीनन डॉक्टर मसीहा है और डॉक्टर की जो है एहतराम लाजमी है, लेकिन डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो मरीज़ों की परेशानी को जो है महसूस करें और जो है मरीज़ों के इलाज में दयानतदारी से जो है अपना किरदार अदा करें। आम तौर पे जो है हम देख रहे हैं कि मल्टी स्पेशलिटी, मल्टीनेशनल या जितने भी जो है बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में कहा जा रहा है कि मरीज़ों का खून चूसा जा रहा है। महज इसलिए उनको जो है महीनों एडमिट रखा जाता है ताकि उनका जो है बिल बड़े से बड़ा होता जाए। तो इस तरफ भी जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमतों को भी कि छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी अगर आप 5-10 लाख रुपए का बिल बनाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो जो बड़े अस्पतालों में हो रहा है, ख़ास तौर पे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, उस पर भी जो है नज़र रखने की ज़रूरत है और यकीनन डॉक्टरों की हिफाजत के लिए भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि खाने के जो भूखे होते हैं उनकी एक अजीब किस्म होती है और हिंदुस्तान में कहा जाता है कि भूखों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भूखे भी होते हैं जो शोहरत के भूखे हो रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि पॉलिटिशियंस का शुमार इसमें ज़्यादा होता है और साथ ही आप देखेंगे कि सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर भी लोग उनके ज़रिए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचना चाहते हैं। और आज हम एक इसी तरह के शोहरत के भूखे के बारे में बता रहे हैं, उसका नाम है सोहेल पाशा। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो गाने लिखता है और वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता था और उस बेवकूफ़ ने शाहरुख खान और सलमान खान को धमकी देने का सोचा और फिर सलमान खान को धमकी दे डाली कि अगर तुम 5 करोड़ रुपये नहीं दोगे तो मैं बिश्नोई ग्रुप का आदमी हूँ और फिर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस तरह की बातें कर रहा था। तो बहरहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह के बेवकूफ़ झारखंड में भी दिखाई देते हैं, झारखंड में भी। और आपने देखा कि शाहरुख खान के धमकी देने के सिलसिले में एक एडवोकेट को भी गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूँ कि वो एडवोकेट नहीं बल्कि एक बेवकूफ़ी था, नफसियाती बीमार था जिसने इस तरह की हरकत की थी। क्योंकि शोहरत की बुलंदी पर पहुँचना है तो अपनी मेहनत के ज़रिए पहुँचो, अपने कामों के ज़रिए पहुँचो, अपने काबिलियत के ज़रिए पहुँचो। अगर शाहरुख खान और सलमान खान की अगर 3D इस्तेमाल करोगे तो इसी तरह पुलिस की जाल में फंस जाओगे। कि बिल्कुल देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो है शाहरुख खान को धमकी देने वाले वकील को हिरासत में ले लिया गया है। जी। और फिर सलमान खान को भी जो है मुसलसल कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। बिश्नोई ग्रुप ने तो जो है ऐसा मालूम होता है कि माहौल बना दिया है, यानी शोहरत हासिल करने का एक जरिया बना दिया है। तो यकीनन जो लोग भी अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं और क़ानून के शिकंजे में फंसने वाला आसानी से निकल नहीं पाता है। बहुत मुश्किलात का जो है उसको सामना होता है। 1 मिनट की तफरीक और आपका जो है ज़िंदगी ख़राब करने का सबब बन सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।